किस प्रकार से फ्री रेडिकल को हम डिफाइन करेंगे, इसके कौन कौन से करेक्टर या प्रॉपर्टीज हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। अगर कोई अभिक्रिया में कोई बॉन्ड टूट रहा है तो किस कंडीशन में फ्री रेडिकल का निर्माण होगा और उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो फ्री रेडिकल हम ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? मतलब पेयर में नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, और जो अकेला रहेगा आपको पता है कि केवल सिंगल जो रहेगा तो उस पर किसी का कंट्रोल होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत हाईली एक्टिव होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप पर कंट्रोल होगा तो जो जिसका कंट्रोल होगा उसके अनुसार आप चलेंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का मतलब हो गया जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम डिफिनेशन बोलते हैं कि ऐसे एटम या ग्रुप जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। और फ्री रेडिकल का मतलब हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब कहीं न कहीं पैरामैग्नेटिक नेचर का होनी। ठीक है, मैं नोट किया हूँ यहाँ पे, मैं आपको पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ। अगर चाहिए कि इंग्लिश में आपको टोटली समझाऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इसके पहले मैं एडवांस में पढ़ा चुका हूँ और आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एडवांस में पढ़ाता हूँ तो आर्टिकल इंग्लिश में और बहुत तेजी के साथ, बहुत हाईली स्पीड के साथ बोलता हूँ, शायद आप न पकड़ पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बेस को मजबूत करना होता है। तो मैं इस पॉइंट को इंग्लिश में तो नोट किया और बिल्कुल लैंग्वेज में नोट किया हूँ कि आपको मैं बोलूँ तो भी समझ में आए, अगर आप सेंटेंस स्वयं पढ़े तो भी समझ में आए। तो आप ही तो बोल रहे हैं, चाहे मैं ही तो बोल रहा हूँ कि फ्री रेडिकल्स हम उसे कहते हैं जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, और जिस एटम या ग्रुप पर या स्पीशीज पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। दो करेक्टर याद हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। समझ रहे बातें? उसके बाद देखिएगा जो फ्री रेडिकल्स एटम या ग्रुप्स होते हैं ये अधिकांश अनस्टेबल होते हैं, मैक्सिमम अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब फ्री है मतलब फ्री है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है तो अस्थिर होंगे ना, स्थिर नहीं होगा ना। जिस पर कंट्रोल होगा वो स्थिर होगा। ठीक है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है तो अस्थिर है, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, जिससे विक्रिया कर रहा है तो वह क्या होगा, अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो वेरी क्या होगा, रिएक्टिव होगा। लिख देता हूँ, वो भी वर्ड लिख देता हूँ। देखिए हाईली रिएक्शन यानी हाईली रिएक्टिव लिखा हूँ कि नहीं, तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी रिएक्टिव। ये भी अपना ही भाषा है, इससे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो फ्री रेडिकल के जो कंपाउंड या एटम या स्पीशीज जो होते हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक, अब बहुत अधिक सक्रिय होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया ही तो कर सकते हैं। तो जब अभिक्रिया करते हैं तो डिफरेंट प्रकार के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कर सकते हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होने या डायरेक्ट हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट या स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने से पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया था सॉल्ट
लिव द स्पीसीज, ठीक है। पहले क्या होता है, इलास्टिकली, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल बॉन्ड, पहले पार्शियल बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रांग बॉन्ड कह सकते हैं या कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। तो जो फ्री रेडिकल है ना, देखिए विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एग्जांपल जैसे देखिए ए कोई एटम है, सिंगल बॉन्ड बी कोई एटम है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड का अगर क्या हो रहा है, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब टूटना किसके द्वारा टूट रहा है, दो तरह से टूट सकता है, या तो होमोलिटिक या तो हेटेरोलिटिक। अगर होमो होगा तो नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल या सेम, ठीक है। अब बॉन्ड में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो पाए जाते हैं। अगर होमो में टूटेगा तो दोनों बराबर बराबर खंड में टूटेंगे, ठीक है। अगर हेटेरो टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएगा जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ओके। तो होमो हो रहा है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एटम सेम होगा, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर फ्यूजन होगा, ब्रेकिंग होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर खंडों में बट जाएंगे, उसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ए पर एक रेडिकल, बी पर एक रेडिकल, इसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। दोनों फ्री रेडिकल है, बात क्लियर हो गई। और एग्जांपल जैसे देखिए फॉर्मेशन की बात करें, वही बना रहे हैं हम लोग ना। एग्जांपल का मतलब क्या, फॉर्मेशन कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो मैं आपको एक करेक्टर बता दे रहा हूँ, जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये अधिकांश गैसियस स्टेट में पाए, हो सकता है मैं यहाँ पे लिखा दूं, देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन विडली, नहीं बोलते विडली डिस्ट्रीब्यूशन, जहां तक मैक्सिमम जो फैलाव होता है, जो पाए जाने की संभावना होती है, वो गैसियस स्टेट में। जो गैसियस स्टेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अधिकांश डायटोमिक या ट्राइटोमिक या मोनोएटॉमिक हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें मोनोएटॉमिक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोनोएटॉमिक खुद ही आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, जैसे मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक हो गए। तो अगर इसका होमोलिटिक होगा, देखिए एच न्यू का मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी सन ऑफ लाइट, प्रकाश की मात्रा में अगर टूट रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर खंड में टूटेगा, तो आपको मोनो नहीं मिल गया, मोनो रेडिकल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, सोचिए मोनो रेडिकल मतलब एच हो जाएगा यहाँ पे, एच रेडिकल और एच रेडिकल। बातें समझ में आ रही है। अगर देखिए यहाँ पे सीएल, अगर इसका भी होमोलिटिक होगा, होमोलिटिक होगा ही क्योंकि Cl2 गैस है, और गैसों में देखिए Cl है, दोनों की क्षमता बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मतलब चला जाएगा, ओके। यहाँ से भी देखिए CH3, यहाँ पे CH3, अगर बॉन्ड टूटा तो CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इसमें देख लीजिए, या तो आप यहां से तोड़े या तो यहां से तोड़े। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बराबर दिख रहा है, यहाँ तो हम लोग तोड़ ले रहे हैं, तो देखिए मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ। एक पहली कंडीशन आप यहाँ से तोड़िए, तो CH3, इस कार्बन में इस कार्बन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है ना। जब बराबर होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और CH3 पे एक रेडिकल, देख रहे हैं। अब संभावना ये भी कि यहाँ से भी टूट सकता है, अगर यहाँ से टूट गया तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट किधर चलाएगा, इधर चलाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो CO पे ऑलरेडी पहले से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक खुदे बॉन्ड बना लेगा, चलिए बॉन्ड बनाएगा तो इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा CH3 रेडिकल CO। देखिए
तो आप यहाँ से तोड़े तो इतना पार्ट, अगर मान लीजिए यहाँ से तोड़ते हैं तो इतना पार्ट फ्री रेडिकल ही आपको मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, एक पी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो कैसे देख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 1s2 2s2 2p2 6 हो गया ना। यहाँ तक क्या है? स्टेबल है, हीलियम की स्टेबिलिटी जैसा है। और यहाँ पे देखिए आउटर ऑर्बिटल है, इसी प्रकार से आप निकालते हैं ना 2p2। देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। पी में 3 ऑर्बिटल होता है तो 3 यहाँ पे हम बना लेते हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, हुंड के नियम अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, एक बॉन्ड टूटा तो रेडिकल बनेगा। 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना, तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से प्रमोट हो जाएगा यहाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ तक शिफ्ट हो गए ना 3 मॉलिक्यूल। तो 3 के लिए sp2 ऑर्बिटाइजेशन देखिए कहाँ आ गया, sp2। एक क्या आ जाएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो आगे देखिए, इस पर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद कोई से भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए 3 बॉन्ड दिख रहा है ना, तो 3 बॉन्ड मतलब 3 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब एक या और 2 p, sp2 मतलब sp2 हो गया ना। तो कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल्स और sp2 संकरण होता है। ओके, अब ये रिएक्शंस कराइएगा आप लोग, ठीक है ना। रिएक्शन करा के आप लोग हमें दिखा दीजिएगा। और जो ऑडियंस के पास ये जा रहा है, जिससे हमारा संपर्क नहीं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो कोई समस्या है बस नहीं बता दीजिएगा कि समझ में आ गया। ओके, जो लोग संपर्क में उन लोग तो हमें दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए CH4, देखिए 4 है ना। अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन कहीं और पे चला जाएगा, मतलब यह लेके चला जाएगा। टूटेगा कि नहीं? आप देखिए अगर टूटेगा तो यहाँ पे Cl रेडिकल तो किसके पास चला, इसके पास चला जाए तो ये HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। और यहाँ पे CH3 रेडिकल। अब इसी की क्रिया हम फिर Cl3 से करा दें। अब क्या होगा, एक Cl इसमें चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो CH3 Cl एक Cl रेडिकल इस प्रकार का होगा। कोई समस्या? स्टेबिलिटी को देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शियरी की होती है। किसकी? टर्शियरी की होती है। उसके बाद सेकेंडरी का होता है, उसके बाद प्राइमरी का होता है, उसके बाद मिथाइल का होता है। ठीक, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जैसा ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी होता है। ओके, अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो स्टेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? टर्शियरी पे 3 R मतलब 3 एल्किल ग्रुप है ना, इस पे 2 है, इस पर 1 है, इस पर एक भी नहीं कार्बन एटम, केवल एक कार्बन युक्त फ्री रेडिकल है ना। तो मिथाइल की सबसे कम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ, क्योंकि मैं पूरा करेक्टर लिख दिया हूँ, और इसमें भी अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके।